गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फाउंडेशन का बैच शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉपर बोले तो ऑन रिकॉर्ड्स। फाउंडेशन का बैच शुरू करने से पहले चार बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि जो हमारे सीए के कोर्स की जर्नी है वो अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स की, यानी कि जब आप सीए स्टार्ट करोगे तो जब तक बच्चा एमबीए करके निकलेगा तब तक आप सीए बन के निकलोगे। समझ गए? सीए के कोर्स में कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, यानी कि कुछ नई चीजें भी ऐड ऑन हो गई हैं। जैसे कि अभी तक जो सीए फाइनल के एग्जाम्स या सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते थे वो प्रॉपरली बेस्ड अपॉन सिंपल नॉलेज होते थे, यानी कि हम लोग क्वेश्चंस करते थे और सॉल्यूशन ढूंढते थे। हो सकता है मई 2023 से, यानी कि जब आपका नंबर आए, अभी वी आर गोइंग थ्रू 2022, जो मई 2023 में सीए इंटरमीडिएट के पेपर होंगे और सीए फाइनल के पेपर होंगे, दिस माइट बी अ ओपन बुक एग्जाम्स। समझ गए? कुछ 2-3 चीजें और हमें देखनी है। आज फर्स्ट डे है, 11:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक आपकी डेली अकाउंटेंसी चलेगी, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा। 12:15 बजे से लेके अप्रोक्सीमेटली 1:10 तक लॉ चलेगी, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स का बैच राधिका मैडम पढ़ाएंगी, एज यूजुअल पिछले 10 साल से वही पढ़ा रही है। और ये बैच शाम को चलेगा, या तो इको शाम में चलेगी इवनिंग में, और इधर इट विल गो अर्ली मॉर्निंग्स। अर्ली मॉर्निंग्स बोले तो 7 बजे या 8 बजे। दैट माइट बी पॉसिबल, सो बेटर मेक इट वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। ऐसा भी होगा समय में कि हमारी सुबह क्लासेस 8 बजे स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, सो दैट कि जो हमारे एकेडमिक्स हैं और जो हमारी सीए फाउंडेशन का कोर्स है उसमें थोड़ा गैप बना रहे। उस गैप के बनने से क्या होता है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। शेयर करो, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, यानी कि हमें गैप्स भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इकट्ठे 15 घंटे तो नहीं पढ़ सकता। आपके पास एकेडमिक के होमवर्क्स भी है तो हो सकता है वी विल गो फॉर 8 AM। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैथ्स एज यूजुअल, क्योंकि मैथ्स भव्य सर का पार्ट है, तो मैथ्स विल बी टेकन बाय ईदर भव्य सर। 99% चांस वही है कि वही पढ़ाएंगे। देयर माइट बी 1% चांस कि इधर उधर हो, क्योंकि अगर उनके टाइमिंग सेट ना होंगे उस कंडीशन में। अन्यथा मैथ्स फैकल्टी विल बी वेरी वेल नोन, और ऐसी फैकल्टी है जो 10 साल से पढ़ा रही है, इधर भव्य सर और ही विल टीच। आई विल लेट यू नो इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन 2-3 डेज, ठीक है ना। एक और बात मैं आपको बता दूं इसके अलावा, बहुत ध्यान से समझने का। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराना। ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब तक आप सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे यू विल नॉट गेट बुक्स, और फिर वो कंपेटिबिलिटी भी नहीं आएगी। कंपेटिबिलिटी समझते हो? सीरियसनेस भी नहीं आएगी उसको लेके। अब सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का है, वो आपको इंस्टीट्यूट की साइट खोलनी पड़ेगी, ICAI.org। समझ गए? वहां पे जाके आप सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराओगे। इट विल टेक 9,200 रुपीज फॉर द लाइफ टाइम कोर्स, यानी पूरे कोर्स जिंदगी भर के 9,200 रुपए लगेंगे। समझ गए? 9,200 रुपीज इट विल टेक। कितने रुपए? 9,200। इसके साथ इंस्टीट्यूट की जर्नल भी आती है, जिसके लिए आपको 300 रुपए पे करने हैं। ये आपका मर्जी है, यानी कि ये तो मेजर पार्ट है ही है। इट इज एडिशनल सर्विसेज, यू कैन सब्सक्राइब और यू कैन नॉट सब्सक्राइब। जब तक हम लोग थे हम इसको जरूर सब्सक्राइब करते थे, क्योंकि हमें फाइनेंशियल वर्ल्ड से पता चलने का, मिलने का, जुड़ने का सब चीजें मालूम चलती हैं। ये तो हो गया बेसिक पार्ट। अब जो लोग हमारे पास 11th-12th में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग 11th वाले हैं जो ऑनलाइन में है, कुछ लोग 12th वाले हैं और कुछ लोग ऑलरेडी 12th पास आउट है।
तो मैं उनको क्राइटेरिया बता दूं। जो लोग हमारे पास 11th वाले हैं उनका सीए का अटेम्प्ट बैठेगा मई 2024। अभी 23 है जो आएगा, उनका सीए का अटेम्प्ट बैठेगा मई 24। ठीक है ना। अगर बाय चांस किसी का मई 24 में क्लियर नहीं होता, आपको पता है कि रिजल्ट विल बी जस्ट 10%। 10% बच्चे फाउंडेशन में पास आउट होते हैं। तो अगर आपका अटेम्प्ट मई 24 का है यानी मई 2024 का है, तो आपको मेरी तरफ से नवंबर 24 की क्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। यानी कि यू कैन रजिस्टर नाउ। पहली बात तो 11th वालों के साथ पूरा साल चलना है, अभी 1.5 साल और चलना है। उनको नवंबर 24 की क्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब मई में अगर आपके पेपर क्लियर नहीं हुए तो नवंबर 24 तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा क्लासेस। यानी कि जो चार्जेस लिए जाएंगे आपके पास, आपके साथ एक ही बार लिए जाएंगे, उसके बाद नवंबर 24 के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। अब जो भी लोग क्लास 12th में हैं अभी और जिनका मई 23 बैठता है अटेम्प्ट, हम लोग मई बोलते हैं, पेपर कभी कभी जून में जाते हैं, मगर बेसिकली अटेम्प्ट का नाम होता है मई 23। तो जिन लोगों का अटेम्प्ट मई 23 में है, या बोले तो जिनको अभी 6 महीने के बाद पेपर देने हैं, क्योंकि आज हमारे पास डेट क्या है बताना सर? 7 नवंबर 22। अब क्योंकि खाली अकाउंटेंसी तो है नहीं, वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, नॉट बिजनेस स्टडीज। बेटर मेक इट वेरी मच क्लियर, बिजनेस स्टडीज यहां पर नहीं आती। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके साथ नवंबर की क्लासेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। यानी कि अगर आप मई में क्लियर नहीं कर पाओगे तो नवंबर का बैच हम आपको नवंबर वाले बच्चों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे विद अ नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल मतलब बहुत थोड़े से पैसे देंगे। ठीक है ना। तैयारी तो हमारी अभी शुरू हो गई है, बहुत नॉमिनल अमाउंट। और जिन लोगों का मई में अटेम्प्ट है ही, जिन लोगों को मई में पेपर देने ही देने हैं, उनको तो मई में देने ही है, उनके लिए भी ये वाली सर्विस कंटिन्यू करेगी। और ये जो नवंबर 23 की सर्विसेज फ्री होल्ड करेगी, किनके लिए? मई वालों के लिए। इसमें आपको ऑनलाइन सपोर्ट साथ में मिलेगा। ऑनलाइन सपोर्ट में क्या होगा? आपके सामने आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही है, पूरा बैच रिकॉर्ड होगा और इसी बैच की रिकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन, क्लास बाय क्लास आपको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको ऐसा रियलाइज होगा कि सेम क्लासेस सेम तरह से चल रही हैं। यानी कि बस हम भैया के पास सेंटर पे पढ़ने नहीं जा रहे, घर बैठ के पढ़ रहे हैं। भैया अगर हमें यहां पे आना हो तो हाँ यू कैन कम। मगर कभी कभी जब हम 12th क्लियर कर लेते हैं तो हमारे कॉलेजेस भी होते हैं, हमें साथ साथ उनके लिए भी फोकस करना होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वी विल टेक 2 प्लान्स, एक प्लान ए और एक प्लान बी। जो लोग क्लास 12th वाले हैं, जो लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, दे माइट हैव लर्न द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और चौथे स्टेप में आगे हम बनाते हैं क्रिएशन ऑफ प्लान बी। समझ गए ना? यानी कि इफ प्लान ए डजंट क्वाइट सक्सेसफुल, वी विल स्विच टू प्लान बी। समझ गए ना बात को? बेटर मेक इट वेरी वेरी मच क्लियर। अब 2-3 बातें हम और ध्यान रखेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की बुक से अलावा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अभी रेगुलर स्टडी मटेरियल है, जो नॉर्मल स्टडी मटेरियल है, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन सा वाला स्टडी मटेरियल? ये वाला स्टडी मटेरियल, ये इंस्टीट्यूट की बुक्स है। मैं फिलहाल अकाउंटेंसी को शो कर रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट की बुक्स है। समझ गए ना आप लोग? हमें ये बुक्स तो चाहिए ही चाहिए, ये हमारा बेस फॉर्म करेंगी। तो सर प्रैक्टिस कहां से होगी? वो प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ किताबों की आवश्यकता और पड़ेगी। यानी खाली इससे काम तो नहीं चलेगा।
अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी 11th वालों का चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 12th वालों ने पिछली बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ लिया। अब इसमें तो केवल 5 क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के, और हमने 11th में कितने किए थे क्वेश्चन? 40। याद आया ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों के कोर्स से कट हो गया 11th वालों के कोर्स से, मगर सीए फाउंडेशन में तो उससे बहुत हाई लेवल का है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा। तो बेटर मेक इट वेरी मच क्लियर कि हमें कुछ और स्टडी मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम लोग किसको रेफर करेंगे? एक हमारी क्लास 11th की बुक हुआ करती थी मोहब्बत वाली, याद आया? जिससे तुम्हें आज की तारीख में मोहब्बत हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या? डी के गोयल। हमें ये चाहिए। अब कमाल की बात तो यह है कि सीए फाउंडेशन के कोर्स में हमें कंपनी दोबारा पढ़नी है। कंपनी समझ में आती है? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। फिर उसके लिए तो इसमें 6 क्वेश्चन ही है हमारे स्टडी मटेरियल में, और हमने तो क्लास 12 में 108 क्वेश्चन करेंगे। फिर वो कहां से पूरा होगा? उसके लिए हमें क्लास 12 की टीएस गरेवाल भी चाहिए। समझ गए? कौन कौन सी टीएस गरेवाल? एक चाहिए पार्टनरशिप की। ऑफ कोर्स जो 11th वाले हैं उनको जब मैं ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो क्लास 12 में ही पढ़ाऊंगा, यानी कि जब पार्टनरशिप 12th वाले बैच में, अगले साल वाले बैच में चलेगी, आपको तब बुलाया जाएगा। यानी कि यू हैव सफिशियंट टाइम, आप आराम से 1.5 साल लगाओ और फाउंडेशन की तैयारी करो। यानी कि हौले हौले से आपका पूरा का पूरा बैच ऐसे खत्म हो जाएगा कि जैसे आपका नॉर्मल, मान लो नॉर्मल करने होते हैं हमें 12 क्वेश्चन, तो हमें करने होंगे 15 क्वेश्चन। जैसे अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चल रहा है, जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे सबको, तो आपने तो अभी किया, आपको उसका डबल फायदा होने वाला है। कैसा फायदा? डबल फायदा कैसे हो जाएगा? एक तो आप अभी पढ़ोगे, एक सीए के वैसे ही पढ़ोगे, तो कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार। और सीए का लेवल ऊंचा होगा या 12th का लेवल ऊंचा होगा? सीए का लेवल ऊंचा होगा। यानी कि यू विल गॉट टू नो द मोस्ट वर्सेटाइल वे of studying those exams. It was not about marks, it was all about knowledge. समझ गए? एक हमें क्लास 12th की टीएस गरेवाल चाहिए होगी। किसके लिए? कौन से वाली? कंपनीज वाली किताब। ये तो भैया क्लास 12th के स्टैंडर्ड की बात करो। फिर इसके अलावा हमें क्या लेनी होगी? इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक किताब जिसका नाम है चतुर्वेदी एंड अग्रवाला। ना 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 ना, पादुका। वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको कुछ कोर्स के लिए एक्स्ट्रा देना भी नहीं है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कोर्स। यानी कि जो हमारे पूरे कोर्स की फीस है उसमें ये वाला स्टडी मटेरियल जो कि दिल्ली से मिलता है, और इस स्टडी मटेरियल की अपने आप में कॉस्ट ही 6,000 रुपए होती है, वो मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, बीइंग अ पार्ट ऑफ कोर्स। समझ गए? ये आप अपने आप लाना चाहो तो कोर्स की फीस 28,000 रुपीज है। अगर ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो कोर्स की फीस 30,000 रुपीज है। अब एक बात ध्यान से सोचना, अब आप कहोगे 30,000 रुपीज कैसे? सोच के देखो, इट वॉज अ 1 ईयर स्पैन। 4 सब्जेक्ट पढ़ने के आप कितने रुपए पे कर रहे हो? 2500 रुपए महीना। 12 महीने के कितने हो गए? 30,000 तो हो गए। अगर मे में मिल जाए तो यू गॉट 6 मंथ्स बोनस। 6 महीने का बोनस समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूं? यानी आपकी जिंदगी के 6 महीने हमने बचा लिए। मगर अगर बाय चांस, वैसे तो आप लोग लायक हो, थोड़ी मेहनत करोगे तो हम लोग बूम करके निकल जाएंगे, मगर अगर मान लो 1% हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते तो फिर क्या पड़ेगा? नवंबर अटेम्प्ट पड़ेगा। और एक और बात ध्यान रखना, लाइफ गॉट सक्सेसफुल आफ्टर फेलियर्स। समझ में आ गई बात? तो ये मत सोचना कि यार मेरे नंबर 4 कम रहेगा, इसमें रहेगा, उसमें रहेगा ना। इट विल गिव यू अ सेकंड चांस टू मूव अप, थर्ड चांस टू मूव अप। मगर मैक्सिमम मेरी तरफ से क्या रहेगा कि आपका 2 अटेम्प्ट में यहां से क्लियर हो जाए। अब कहोगे 1 अटेम्प्ट में क्यों नहीं? मैं तो 1 अटेम्प्ट में ही चाहता हूं, मगर 12th वालों के साथ एक छोटा सा इशू क्या रहता है कि हमारे पास टाइम स्पैन कम रहता है। समझ गए ना? हमें एकेडमी से पढ़नी होती है। तो यानी वी आर टेकिंग 1 रिस्क प्लस 1 कंफर्मेशन। एक रिस्क कौन सा? मे का। हम मे में पेपर देंगे, 99% क्लियर हो जाएंगे हमारे, वहां पे भी चांस क्लियर होने की 90% है। समझ गए? अगर वहां ना हुआ भगवान, क्योंकि ऊपर वाले से ज्यादा कोई बढ़ता नहीं है, तो वील गो फॉर नवंबर अटेम्प्ट।
समझ गए। और उसके लिए कोई भी कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं देनी। अभी आप ट्यूशन पढ़ते हो, कितना पे करते हो? अकाउंट्स के 1300, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के 2000, 3300। इसके अलावा इंग्लिश पढ़ोगे 1200, कितने हो गए? 4500। और जिसके पास मैथ्स है वो दे रहा होगा 1500 मैथ्स, यानी कितने हो गए? 6000 महीना। 12 महीने के कितने बैठते हैं? 72। वी आर गिविंग एट जस्ट 28,000 फुल कोर्स। बुक्स आप अपने आप अरेंज कर लो। अगर बुक्स मैं दूंगा, क्योंकि मेरे को बुक्स उसी रेट में मिलती हैं और मेरे को कुछ कमाने वाला साधन नहीं, मतलब मकसद नहीं है, तो यू विल गेट फॉर दिस। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसके अलावा क्या सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, आपके सामने रिकॉर्ड हो रही है और हर सब्जेक्ट की होगी। जितनी भी क्लासेस है आपकी, आपको इसको ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा। यानी कि इन सभी क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। ये जो आज की क्लास है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी उन बच्चों के पास जाएगी जो ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा पूरा, यानी फुल रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। आप इनको, अगर आपको आज है ये वीडियो जो आज वाली है, ये अगले 2 दिन तक अवेलेबल रहेगी। आपको बैठ के रिवाइज करना है, होमवर्क करना है, आपको 2 दिन तक अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, जस्ट वन मोर थिंग, जब आपका मे अटेम्प्ट आएगा, आपके पेपर कब हो जाएंगे? मार्च में खत्म। कौन सी मार्च में? मार्च 23। ठीक। फाउंडेशन का पेपर कब आएगा? जून में। अप्रोक्सीमेटली 25 मई से लेके 15 जून के बीच में पेपर स्टार्ट होंगे। कितने डेज का स्पैन हो गया? 45 डेज। इस डेज में, इस समय में आपको सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। फुल ऑन एक्सेस रहेगा। आपका मन करे 1 बार देखो, आपका मन करे 2 बार देखो, आपका मन करे 3 बार देखो। समझ में आ गई बात। ऐसे ही 11th वालों के लिए पूरा स्पैन कब रहेगा? मई 23 का अटेम्प्ट है। आपकी 12th कब होगी? मई 24 में, मतलब मार्च 24 में। पेपर कब आएगा? मई से लेके जून 24 में, जो वो 45 डेज का स्पैन है, उसके लिए आपके पास फुल एक्सेस रहेगी सारे सब्जेक्ट्स की। यानी कि जब आपको रिवीजन करना होगा, मैं एक बार कोर्स खत्म करूंगा, मैं आपको यहाँ बुला के रिवीजन कराऊंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का। मगर घर पे अगर हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हो, कोई क्वेश्चन अटक जाए, तो फिर क्या करें भैया? कुछ नहीं, अपनी एप्लीकेशन खोलो, वीडियोस विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम। समझ में आ गई बात। अब हमारी क्लासेस कितने दिन चलेंगी और कैसे चलेंगी? क्योंकि आप 12th वाले बच्चे हो, आपकी क्लासेस वीक में 4 डेज चलेंगी। 4 डेज बोले तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। समझ गए? 11th वालों की भी इसी समय में चलेंगी, सेम रूटीन में। बस 11th वालों को हर वीक नहीं है। हर वीक से मतलब, मान लो अभी हमारे यहां चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और हमारे यहां पे चल रहा है, मतलब जो सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है उसमें चल रहा है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज किस किस को करनी है? 11th वालों को करनी है, 12th वालों को भी करनी है, और जो लोग 12th पास आउट हो गए उनको भी करनी है। मगर अब मैं कहूं पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स किस किस को करनी है? 12th वालों को करनी है। यानी जब पार्टनरशिप अकाउंट्स चलेगी तब आपका ऑफ रहेगा। और हम कोशिश करेंगे हम पार्टनरशिप अकाउंट्स ऐसे समय में बढ़ाएं जब आपके 12th की 11th के पेपर चल रहे हो। यानी कि आपको अपना पेपर के समय में पूरी तैयारी करनी हो। और आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स फरवरी में पढ़ने का क्या फायदा होगा? आके ट्रिपल रिवीजन दोस्त, डबल नहीं, ट्रिपल 4-1 रिवीजन की तैयारी करो। समझ में आ गई बात। यानी कि थिंक अबाउट बिग, उसे छोड़ना सोच दो किसका कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थिंक बिग। समझ रहे हो क्या? हम किस लेवल की तैयारी करने की सोच रहे हैं? उस लेवल की तैयारी। समझ गए ना मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं? अब इसी में ही आपको, मैं जो 12th वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना। अब आपको लगता है कि हमें डीयू का भी चांस नहीं खोना, फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम डीयू का चांस भी ना खोले। हाँ, तो किसने कहा खोने के लिए? कोर्स तो सारा यही है। जो 2-3 चैप्टर अलग हैं आप उनको आके कर लेना, आप सीयूईटी भी दे लो। समझ में आ गई बात। यानी बेसिक कोर्स तो यहां चल ही रहा है सारा। जो आपका सीयूईटी का चैप्टर अलग है 2, वैसे तो उसमें एनपीओ है, हमने एनपीओ यहां कवर करेंगे।
तो आपको सारा सिर्फ शीट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जो शीट्स है आपकी उसकी फोटोस्टेट की पेमेंट कर देना राधिका दीदी, आशिता दीदी को, अपने यहाँ बैठ के शीट सॉल्व कर देना, क्वेरीज आई विल टेक। समझ गए ना? यानी कि while buying one course you will get the benefits of 3। अच्छा, एक और फायदा भी आपको दे सकता हूं मैं, पूछो तो क्या? अरे बोलो तो क्या? अब आपको लगता है कि यार थोड़ा ज्यादा मिले तो अच्छा लगता है ना? ऐसा ही कोर्स जो सीए फाउंडेशन का है, ठीक ऐसा ही कोर्स सीएस फाउंडेशन का भी है। उसमें लॉ थोड़ी सी ज्यादा है। ऐसा ही कोर्स सीएमए फाउंडेशन का भी है, उसमें भी थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा पार्ट है। समझ गए? उसमें थोड़ा पार्ट कॉस्टिंग का है। यू कैन हिट दिस टारगेट ऑल्सो, यानी कि आप एक फाउंडेशन की तैयारी करके तीनों फाउंडेशन दे लो, जून में जोर सा निकल गया गड्डी उस तरफ अपने आप घुमा मोड़ लो, वैल्यू तो सभी कोर्सेज की बराबर है। सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, फिर भैया फर्क क्या पड़ेगा? सीए में अकाउंटेंसी का पार्ट ज्यादा आता है, तो जिसको अकाउंट्स करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है ही कैन गो फॉर सीए। सीएस में लॉ का पार्ट ज्यादा है। सीएस बताता है कि कौन सी कंपनी में कौन सा कानून लगेगा, तो उसमें लॉ का भाग ज्यादा है, तो यू कैन गो फॉर लॉ। और सीएमए में कॉस्टिंग का पार्ट ज्यादा है, यानी कि सीएमए का तो सिस्टम ही अलग है। एक कंपनी 1 लाख प्रोडक्ट बनाती है, उसका एक प्रोडक्ट कितने रुपए का बनेगा ये कौन बताएगा? सीएमए बताएगा। इसको सस्ता करना है, ये 3 रुपए का बन रहा है, हमें 2 रुपए 80 पैसे का लाना है, कौन बताएगा? सीएमए बताएगा। इसलिए हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को किसके रिक्वायरमेंट है? सीएमए की रिक्वायरमेंट है। अपना टैक्स फाइनेंस देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? सीए की रिक्वायरमेंट है। और कानून कौन से लगते हैं, वो कौन से लगेंगे, उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? सीएस की रिक्वायरमेंट है। तो ये रहेगा आपका कोर्स का शेड्यूल। आप इसे आराम से कॉपी करो, 2 मिनट का समय लगाओ, और कुछ भी पूछना हो तो इसके अंदर यू कैन डायरेक्टली आस्क। ट्यूसडे में क्या पढ़ाया जाएगा, वेडनेसडे में क्या पढ़ाया जाएगा, और आने वाले संडे को कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, वो आपको पहले मिलेगा, ताकि टारगेट्स मस्ट बी अचीव्ड ऑन टाइम। अब मैं आपको बता देता हूं, आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का छोटा सा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। समझ गए? ये जर्नल पढ़ेंगे आज। कौन से वाली? 11th वाली। ये चलेगी मंडे में, ट्यूसडे में, मतलब मंडे में, वेडनेसडे में और फ्राइडे में। आने वाले 3 दिन ये चलेगी, और संडे में मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्सिडरी रूल्स। समझ गए? अभी तक जो हमने सिर्फ एज अ क्वेश्चंस की तरह चैप्टर्स पढ़े थे, अब हम लोग डीप जाएंगे। समझ में आती है बात? यानी कि बहुत अंदर तक जाएंगे। किस चीज को लेके? इन पार्ट्स को लेके। एक छोटी सी बात समझना मेरी, क्योंकि हम लोग सीए करने जा रहे हैं, तो आपको सीए के फील्ड्स का पता होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। जैसे ही आप सीए के बारे में सोचते हो, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? फर्स्ट इमेज क्या? एक व्यक्ति जो एक कुर्सी पे बैठा होता है, उसके आगे एक काउंटर लगा होता है, और दुनिया अपने खाते लेके उसके पास जाती है। समझ में आएगी बात? यानी वो उन खातों के ऊपर अपने रिपोर्ट देता है कि ये खाते सही बने या गलत बने। दूसरी चीज क्या आप सोचते हो सीए के बारे में? दूसरी चीज आप सोचते हो सीए के बारे में, एक तो हो गए अकाउंट्स। दूसरी चीज क्या सोचते हो सीए के बारे में? तो कंपनी वो मैनेज करते हैं सारे। चलो, आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स का काम करता है ना सी। इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट्स पे। और प्रॉफिट्स हम कहां निकालने सीखते हैं? अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाता भी है और अकाउंट्स को चेक भी करता है, यानी हम बोल देते हैं ऑडिट सर्विसेज। समझ में आई बात? किसी का केस लग जाता है तो कानूनी प्रोसीजर को कौन फॉलो कराता है? सीए। यानी सीए एक लॉयर का काम भी करता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब आप सीए बन जाओ तो उसके बाद 3 साल की लॉ भी कर लो, यानी कि कल को जब आप लॉ करोगे और किसी क्लाइंट का केस लग जाए इनकम टैक्स में,
अगर आप लॉयर नहीं हो तो फिर वहां कौन जाएगा केस लड़ने? लॉयर। हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट्स में नहीं, हाई कोर्ट में हमें एक लॉयर की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो आपने किसी क्लाइंट से फीस ली इनकम टैक्स के केस की 1 लाख, अच्छा खासा क्लाइंट है, और इसमें से 60,000 कौन ले गया बाद में, क्योंकि कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच गया, तो लॉयर ने मुंह फाड़ के पैसे मांग लिए 40,000, 50,000, 30,000, वट एवर, 60, 50, 40। अब अगर आपके पास लॉ तो हिंदुस्तान में आसानी से हो जाती है, हमारे जैन कॉलेज से आप लोग सहारनपुर वालों की बात कर रहा हूं, जो बाहर वाले लोग हैं वो बाहर वाले नोज देमसेल्फ। अब आपको लगता है 40 और 30 और अगर मेरा 2 हियरिंग में काम हो जाए तो यहां से हाई कोर्ट कहां लगता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जाने का और आने का खर्चा कितना होगा? 7 या 8,000 रुपए। प्रोफेशनल हो भैया, यहां से रात को अपनी गाड़ी लेके निकलोगे और अगर सीट्स बुक कराओगे तो एसी के डब्बे में कराओगे। समझ में आ गई बात? एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? सामने वाली पार्टी जिसका केस लगा, भैया ये हाई कोर्ट जाना है, फीस लगेगी। समझ गया ना? अब सोच के बताओ, आपको लगता है ये पैसा आप खुद बचाया जा सकता है? और किस तरह से? लाइफ इज नॉट अबाउट एंडिंग समवेयर, इट वॉज ऑल अबाउट मेकिंग चेंज। और क्या बेहतर हो सकता है, और क्या बेहतर हो सकता है? समझ गया ना? आप में जो कुछ लोग स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे होते हैं, इसमें सब पढ़ाया जाएगा। हटाओ, चलो फिलहाल मुझे ये बताओ, हम लोग बात कर रहे थे जर्नल की, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज से पहले हम लोग समझेंगे अकाउंटेंसी क्या है। आप लोग सब पढ़े हुए हो 11th में, कुछ 11th वाले हैं, बोलो जरा अकाउंटेंसी क्या, जल्दी बोलो। एक खाते को मैनेज करना। मैं बता देता हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। समझ में आ गई बात? जहां भी कहीं पैसा इन्वॉल्व है, मैंने पैसा आने जाने की बात नहीं करी, कहीं भी पैसा इन्वॉल्व है बिजनेस में तो उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटेंसी के अंदर। तो जब आप ये रिकॉर्ड करना सीख जाते हो तो वी विल टॉक अबाउट अकाउंटेंसी। अब इसकी एक प्रोसेस है, हम स्टार्टिंग उस प्रोसेस से करेंगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। क्या क्या आएगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में? सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई, पहले तो यही पता करना पड़ेगा कोई चीज ट्रांजैक्शन है या नहीं है, यानी फाइंडिंग आउट ट्रांजैक्शंस। मगर ट्रांजैक्शन को ढूंढना तो कोई मॉनेटरी पार्ट नहीं है। समझ गए ना? इसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। समझ गए? इसके पहले एक स्टेप और है, फाइंडिंग आउट ट्रांजैक्शंस का, कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, वाउचर्स बनेगी। मान लो हमने कोई सामान खरीदा, कुछ परचेज किया, तो परचेज की एंट्री पास करने के लिए ना एक वाउचर बनाया जाएगा। यानी कि उसके लिए एक कागज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर फिलिंग की जाती है कि हमने क्या खरीदा और कितने रुपए का खरीदा। समझ गए? सेल के लिए हम लोग बिल बनाते हैं, उसका भी वाउचर बनेगा। कैश ट्रांजैक्शंस का वाउचर बनेगा। समझ गए? इन वाउचर्स के बाद स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। मैं इसको जर्नल एंट्रीज नहीं बोलता, मैं इसको ट्रांजैक्शंस बोलता हूं। जो लीगल लैंग्वेज है वो ट्रांजैक्शन की बात करती है, मगर हम किसकी बात कर रहे होते हैं? जर्नल एंट्रीज की। यानी कि आज के बाद जब भी कभी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात होगी, विल टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज। जहां भी रिकॉर्डिंग का नाम आएगा, विल टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज। तीसरा, समराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स।
समराइजेशन की, क्लासिफिकेशन, जो हमने ट्रांजैक्शंस बनाई हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना। क्लासिफिकेशन बोले तो परचेज की एंट्री को इकट्ठा कर लेना, सेल्स की एंट्री को एक जगह लिख लेना ताकि ये पता चल सके टोटल परचेज कितना हुआ टोटल, तो उनको अलग अलग करने को बोलते हैं लेजर्स। यानी कि आज के बाद जब भी कभी क्लासिफिकेशन की बात होगी लेजर्स की बात होगी। और हम इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? पोस्टिंग इन लेजर्स। क्या बोलेंगे? चौथा, समराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं आपको बता दूं हमारा जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा, यानी कि जो हमारा कोर्स स्टार्टिंग में चलेगा वो इसी सीक्वेंस में चलेगा, समराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। समझ गए? लेजर के साथ ही हम लोग यहां कैश बुक भी बनाएंगे, यानी जो हमारा कैश बुक आएगा कोर्स में वो कहां पे आएगा? यहीं पे आएगा, समराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? ट्रायल बैलेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या हम निकलते हैं? प्रॉफिट या लॉस। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। यानी हम अपने रिजल्ट्स बना रहे हैं कि बिजनेस से क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। ये रहेगा प्रॉपर रिकॉर्ड किसका? अकाउंटेंसी का। और ये वाला पूरा पार्ट हम कब तक खत्म करने की कोशिश करेंगे? बाय द मिड ऑफ दिसंबर। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक बार इसको नोट कर लो और देन विल गो फॉरवर्ड। अब एक और बात ध्यान रखो सभी लोग, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना आप लोग। आपके सामने ये रेज कर रहा हूं। अब देखो जरा, जो जर्नल एंट्रीज हैं जिसको हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बेसिकली मेरे बच्चों ये होती है प्राइमरी रिकॉर्डिंग। कैसी रिकॉर्डिंग? प्राइमरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी रिकॉर्डिंग यानी कि हमारे यहां दो तरह की बुक्स होती है रिकॉर्डिंग के लिए, प्राइमरी बुक्स एक होती हैं सब्सिडरी बुक्स। अब प्राइमरी बुक्स कौन सी हैं? प्राइमरी बुक्स हैं जर्नल, लेजर लेजर, जर्नल, कैश बुक, और कैश बुक से बनते हैं लेजर्स। तो लेजर्स आर सब्सिडरी। परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल हमने ऊपर बना दी, उसी को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। और एक हम बनाने सीखेंगे इसके अंदर लेजर्स। आप समझ गए हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट बुक्स को बनाने का यहीं से शुरू होता है, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू वेरी एंड। बात समझ गए आप मेरी? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इट वॉज जस्ट वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। एक और बात समझेंगे। अब अगर मुझे किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जिंदगी में कोई भी चीज स्टार्ट करनी हो, तो जब शुरुआत में आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई गई। मैथमेटिक्स में आपको सिखाए गए नंबर्स। नंबर्स आर नॉट मैथमेटिक्स, दीज आर न्यूमेरिक आइटम्स। मैथमेटिक्स क्या होता था? उनका एडिशंस, उनका डिवीजन,
वट एवर, इनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनको बोलते थे बेसिक मैथमेटिक्स। अब हर चीज को चलाने के लिए बेसिक रूल्स की आवश्यकता है। तो अकाउंटेंसी के लिए भी बेसिकली किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे वहां प्लस माइनस होते थे, कहां पे, मैथमेटिक्स में, उसी तरह अकाउंटेंसी में भी दो एस्पेक्ट्स है। यानी कि अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो दोस्त दो ट्रांजैक्शंस रहेंगी। कितने ट्रांजैक्शंस रहेंगी? दो ट्रांजैक्शंस। कौन सी दो ट्रांजैक्शंस? सबसे पहली रहेंगी डेबिट आइटम्स। दो एस्पेक्ट, एक डेबिट आइटम्स और दूसरा मेरे बच्चों क्रेडिट आइटम्स। यानी कि अकाउंटेंसी दो चीजों पे चलेगी, एक डेबिट्स पे और एक क्रेडिट्स। उसी के अकॉर्डिंग हम डेबिट और क्रेडिट से बनाएंगे डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स। यानी कि किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है। अकाउंटेंसी में सबसे पहले ये सीखना है आपने कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अब अगर हमें डेबिट्स और क्रेडिट सीखने हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। याद करो बचपन में प्लस माइनस के भी कुछ रूल्स हुआ करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव के भी कुछ रूल्स हुआ करते थे, है ना। और तुमने साइंस पढ़ी, उसमें दो तरह के लोग होते थे, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं। कौन से तीन तरह के? एक नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स। क्योंकि आप सभी लोग कॉमर्स वाले हो, ये सब बातें तो आपको समझ में आती ही हैं। अब नेचुरल पर्सन्स कौन से होते हैं? आपके हमारे जैसे लोग, राम श्याम अजय ये तुम मैं, हम सब नेचुरल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन से होते हैं? जो कंपनी के नाम, कंपनियों के नाम, किसी बिजनेस के नाम, रिलायबल इंस्टीट्यूट, आशा मॉडर्न स्कूल, रेनबो स्कूल, वट एवर द नेम आई कैन से, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। पूजा क्लॉथ हाउस, अजय क्लॉथ हाउस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। यानी कि जो भी बिजनेसेस अपने नाम से काम कर रहे हैं, दोज आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन्स। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल अकाउंट। हमने एक वर्ड पढ़ा था कैपिटल, पढ़ा था ना? बताओ जरा कैपिटल अकाउंट के बारे में बताओ मुझे। कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट होता था? ओनर का। यानी कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। हमने एक वर्ड पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में, क्योंकि छोटे बच्चे तो आपको नहीं, डेटर्स। डेटर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राम श्याम, अगर मैंने राम से सामान बेचा, राम को उधार में, तो उसको बोलते हैं डेटर। यानी डेटर किसका नाम है? राम का नाम है। तो डेटर अकाउंट कौन से हो गए? रिप्रेजेंटेटिव। डेटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जिससे हमें पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स, मेरे ख्याल से मेंटली थोड़ा समझ में आ रही होगी बात कि हम लोग किस लेवल तक जा रहे हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? वो कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव। पैसा पे करना है, इसलिए लायबिलिटी तो है, मगर दोज आर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जरा सोचना इसके बारे में। वैसे तो मैं एक्सपेंसेस भी लिखना चाहता था,
मगर सैलरी से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? अभी मतलब ये करनी है, लेकिन बात करनी किसको पे करनी है? हमारे एम्प्लॉय को ना। एम्प्लॉय का कुछ नाम तो होगा, जैसे हमारे यहाँ रजत भैया हैं, आपने देखा होगा कि रजत भैया, उनको सैलरी पे करनी है, पे करनी बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रजत भैया को। समझ में आ गई ना बात? तो फिर ऐसे अकाउंट्स हो गए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को हमने पहले से ही पैसे पे कर दिए, उससे पैसे लेने हैं, कौन सा अकाउंट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ गई बात? का पढ़ाया था आपने, शेयर अलॉटमेंट का। शेयर्स अलॉटमेंट के तुम्हें कुछ अकाउंट्स पढ़ाए थे, वो भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए? तो ऐसे अकाउंट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। अब दूसरे अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स, या तो असेट्स के अकाउंट्स या लायबिलिटीज के अकाउंट्स। ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? रियल अकाउंट्स। समझ गए? नॉमिनल अकाउंट्स, ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? या तो इनकम्स के अकाउंट्स या फिर एक्सपेंसेस के अकाउंट्स। अब ये कौन से अकाउंट हो गए? नॉमिनल अकाउंट्स। अब आप इतने छोटे तो नहीं हो कि आपको ये सब बातें दोबारा बताई जाएं। कौन सी सब बातें? कि ड्राइंग्स क्या होती हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अब आप ये समझो कि ये हमें पता है, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम इसको और ज्यादा खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आर ड्रीम और आर विजन इज नॉट अबाउट स्कोरिंग ओनली मार्क्स। कल को सीए बनने के बाद मार्क्स का कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर अपना ऑफिस खोल के बैठोगे, पता ना 60% लोग जो सीए से बनते हैं वो अपना ऑफिस खोल के बैठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है नौकरी में इतनी कमाई नहीं है, और एक बार मेरा क्लाइंट बन गया तो सारी जिंदगी इनकम टैक्स रिटर्न तो मेरे पास ही भरवाने आएगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। समझ गए ना? तो फिर वी आर जस्ट फोकसिंग बेसिकली ऑन नॉलेज। नॉलेज आएगी, कॉन्सेप्ट आएंगे, तो नंबर्स अपने आप आएंगे। क्योंकि पेपर भी किसके लिए बनता है? नॉलेज चेक करने के लिए। ये तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी पेपर चेक नहीं करते? समझ में आ गई ना? कि मेरे पास ट्यूशन लगा ले। सीए इंस्टीट्यूट को क्या मतलब है? कौन किसका ट्यूशन पढ़ता है? समझ गए ना? वो एक पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पार्लियामेंट चलाता है। यानी कि उसको कोर्ट नहीं चलाता, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाती। यानी कि व्हेन यू बिकम सीए, आपको सीए का आईडी कार्ड मिलता है। पता है क्या लिखा होता है? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसके अंदर हम आते हैं। यानी कि वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि एक तरह के छोटे मोटे एमपी हो तुम, अगर तुम समझ जाओ किसको? सीए को। इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? माइंड सेट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अब जितने भी रियल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं असेट्स के अकाउंट। मैंने इस बार जब तुम्हें 11th में पढ़ाया था तो मैंने कहां से स्टार्टिंग की थी? पर्सनल अकाउंट्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल अकाउंट्स राइट नाउ, वी विल टॉक अबाउट रियल अकाउंट्स। तुमने मुझे क्या बताया? रियल अकाउंट किसके होते हैं? असेट्स के। तो फिर असेट्स के साथ दो ही बातें हो सकती है बेसिकली, या तो असेट्स आएगी या जाएगी, या तो कम्स इन गोज आउट। अगर आएगी तो डेबिट, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। जाएगी तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा लायबिलिटीज। अब कमाल की बात तो यह कि लायबिलिटीज के हमारे पास रूल्स ही नहीं थे शुरुआत में, ठीक? अब सोच के बताओ, अगर असेट आएगी तो बढ़ेगी या घटेगी? तो आज के बाद जब भी कभी असेट बढ़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी कभी असेट घटेगी तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूं?
क्रेडिट, क्रेडिट, और लायबिलिटी घटेगी तो क्या करूं? डेबिट, समझ गए क्या? ये किसकी बात हो रही है? केवल रियल अकाउंट्स की बात हो रही है। दूसरे अकाउंट्स कौन से इधर जो हमें पढ़ने हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स कौन से? इनकम और एक्सपेंसेस, या तो इनकम्स के अकाउंट या एक्सपेंसेस के अकाउंट्स। इनकम्स क्या होंगी? सारी की सारी क्रेडिट, एक्सपेंसेस होंगे क्या? सारे के सारे डेबिट। अब क्रेडिटर लायबिलिटी भी है और क्रेडिटर पर्सन भी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है ना। तो सोचो, राम श्याम अजय विजय जिनसे हम सामान खरीदते हैं, क्या हमें पर्सनल अकाउंट की जरूरत है? वो अपने आप किसके अंदर कवर हो जाते हैं? या तो असेट्स के अंदर या फिर लायबिलिटीज के अंदर। मगर फिर भी पर्सनल अकाउंट लिख लो। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? कोई से भी हो, किसी भी पर्सन के साथ दो बातें हो सकती हैं, इधर ही विल बी रिसीवर और गिवर। तो अगर वो पर्सन रिसीवर होगा तो डेबिट, और अगर वो पर्सन गिवर होगा तो क्रेडिट। करो जरा तेजी से, कॉपी करो। इतनी बात क्लियर आ गई? बस कल को आप लोगों को इतना पढ़ के आना है। अपन लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि परसों की क्लास में फिर से 1.25 घंटा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ऐसा भी कोशिश करेंगे कि आपका जो बैच है ना लॉ का, या तो इससे पहले हो जाए, थोड़ा सा इसके बाद हो जाए। समझ गए ना? तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट आउट।